इस चीज को सब लोग ध्यान दीजिए कि डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या है, ये हमें क्रैमर्स रूल से समझ में आता है। ये हम लोग जरूर बोलते हैं कि क्रैमर्स रूल एक एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का, जिससे हम लोग वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना देखते हैं कि उसमें कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। लेकिन इनफैक्ट क्रैमर्स रूल ही ये बताएगा कि डिटर्मिनेंट की जरूरत क्या थी। डिटर्मिनेंट एक ऑपरेटर है। अभी हम लोग क्रैमर्स रूल सीख लेंगे और इसके बाद फिर एक लेक्चर और रखेंगे जिसमें वो हम बताएंगे कि जो इक्वेशन होती है वो क्या बोलते हैं, जो कोनिक सेक्शन में वो कैसे पता चलता है कब सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है, कब पैराबोला, कब हाइपरबोला, वो। और फिर इसके अलावा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला डिटर्मिनेंट के टर्म्स में। तो इस तरह के छोटे छोटे एप्लीकेशन है 5-5 मिनट के, और इसी के साथ आपका ये डिटर्मिनेंट चैप्टर भी खत्म हो जा रहा है। मतलब मेन क्रैमर्स रूल है, उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो तो छोटे छोटे एप्लीकेशन है। हाँ, ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो हमको ये बताएंगे कि डिटर्मिनेंट है क्या बेसिकली। तो अब देखिए क्रैमर्स रूल सीखिए सब लोग, और फिर मैं बता दूं आपको। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए अभी आप लगातार एफर्ट कर रहे हैं, लगातार, तो आप एक चैप्टर केमिस्ट्री में और एक चैप्टर मैथ्स में खत्म कर रहे हैं। केमिस्ट्री में आप सॉल्यूशन चैप्टर खत्म कर रहे हैं, मैथ्स में डिटर्मिनेंट। जबकि मैथ्स का लेक्चर हम लोगों ने बाद में शुरू किया था, केमिस्ट्री के शुरू होने के 4-5 दिन बाद। लेकिन डिटर्मिनेंट छोटा चैप्टर है, इसका जो मैट्रिसेस है वो भी छोटा ही चैप्टर है, लेकिन आगे कैलकुलस काफी बड़ा है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो ये है, अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आप सीखेंगे ही, अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आप सीखेंगे ही। और मैं एक चीज और कहूंगा आपसे कि अगर आप जैसे YouTube पे और भी लेक्चर्स आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट के, आप देखेंगे कि मैंने ज्यादा डेप्थ में लिया है, आप देखेंगे कि मैंने ज्यादा डेप्थ में लिया है चीजों को। और मतलब आप डिटर्मिनेंट के और लेक्चर्स देखिए ना, मैं तो कहता हूं ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है, आप देखिए तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत छोटी छोटी बातों को डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज भी देखिए क्रैमर्स रूल सीखते हैं हम लोग। देखिए अब पहले देखिए कैसे, पहले तो नॉर्मली मैं तुमको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे और यहां से आपको यह भी समझ में आएगा कि कैसे चीजें आई हैं। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं हम लोग ये a1x + b1y = c1, एक इक्वेशन है ये। ठीक है, एक चीज याद रहे, मैं और बता दूं, कई बार ये किताब में ये भी लिखने में मिलता है, मतलब ये बहुत जरूरी चीज बोल रहा हूं, बहुत जरूरी चीज बोल रहा हूं कि किताब में, सॉरी, किताब में ऐसे देख लिखा मिलता है कि a1, सॉरी, ये a1x + b1y + c1 = 0, और ये दूसरी इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। किताब में इस तरह भी मिलता है, लेकिन हम लोग जो रिजल्ट्स अपने ड्रॉ कर रहे हैं वो सारे रिजल्ट्स जो है ना, वो हम लोग c1 इस साइड लेके चल रहे हैं, इक्वलिटी साइन के इस साइड c1 लेके चल रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं पर हमने जो रिजल्ट बताया आप इस पे अप्लाई कर दें, आप इस पे अप्लाई कर दें। इसमें c1 इस साइड, कांस्टेंट टर्म इसी साइड लिया गया, हमने इस साइड लिया है, तो याद रखिएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसा दिया हो तो आप इसको ये मान लीजिएगा -c1 और a2x + b2y - c2। अब आप जो है ये, अब आप अप्लाई कर देंगे मेरे रिजल्ट्स। तो अलर्ट रहिएगा इस चीज में, ठीक है ना, ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी। तो अब मेरा ये कहना है कि भाई देखिए नॉर्मली आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना साइमल्टेनियस इक्वेशन है। साइमल्टेनियस इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करते हैं, आप ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b2 से, तो मैंने ऊपर वाले को b2 से मल्टीप्लाई किया तो a1 b2x, b1 b2y और c1 b2 आ गया। नीचे वाले को b1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a2 b1x, b1 b2 और c2 b1, उसके बाद माइनस कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, तो x कॉमन लेके ये आ गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए, तो हमने क्या किया, ये जब आ गया तो x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। अब a1 b2 b1 c2 ये सब जो है ना, ये सब नंबर्स हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब देखिए इस चीज को मैंने कहा ना, देखिए इस चीज को हम ये लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, c1 b2 c2 b1।
तो ये लिख सकते हैं C1 C2 B1 B2, C1 B2 माइनस C2 B1। देखिए तो मैंने उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया, मैंने उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। और नीचे वाले को देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं A1 B2 माइनस A2 B1, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है? तो ये देखो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो कोई पूछे तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो ऊपर जो हमने वर्किंग की है उसको छोड़ के हम डायरेक्ट नीचे वाला लिख सकते हैं। तुम कहोगे कैसे, अभी और बता रहा हूं। अभी तो मैंने डेराइव किया कि देखो हमने क्या लिखा है। तो यहां पे एक चीज समझ में आ रही है कि डिटर्मिनेंट क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है डेटा का विद कैलकुलेशन। डिटेल में सिखाऊंगा, परेशान मत होना, थोड़ा पेशेंस रखना। अब दूसरा, यहां तो मैंने ये x की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू। अब एक तरीका इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो तो y की आ जाएगी। ये मत करो, ये मत करो, ऐसे करो। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको मैं A2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस इक्वेशन को, और इसको A1 से, तो ये हो जाएगा A1 A2 x B A1 A2 B1 A1 A2, ये आ गया। अब फिर माइनस किया तो अब की बार x का कोफिशिएंट सेम है तो कैंसिल हो गया। तो y की जो वैल्यू आ गई, जो y की वैल्यू आ गई वो ये आ गई, तो y की वैल्यू ये आ गई। अब इसमें मैं क्या किया, दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, कोई वजह है इसलिए, कोई वजह है, वो सिमेट्रिकल फॉर्म में रखना चाहता है, माइनस कॉमन ले लिया। तो ये देखिए आ गया A1 C2, ये आ गया A1 C2 A2 C1, और इसमें आ गया A1 B2 A2 B1। तो ये वाला देखिए, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो ये देखिए A1 A2 B, तो A1 C2 A2 C1 आ गया, और ये नीचे वाला आ गया A1 B2 और A2 B1। देखिए ये y की वैल्यू आ गई। तो x y दोनों सॉल्व हो गए, और फाइनली हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लिख लिया। तुम कहोगे डिटर्मिनेंट फायदा क्या हुआ, फायदा दिखा रहा हूं। अब ये सब कैलकुलेशन मत करो, अब देखो हम लोग इस तरह डिफाइन कर रहे हैं, देखो ऐसे ध्यान देना सब लोग। यहाँ एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। ध्यान देना, ध्यान देना, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। अब हम लोगों ने क्या किया, एक डेल्टा डिटर्मिनेंट डिफाइन किया, डेल्टा, और उसमें x और y के कोफिशिएंट ले लिए, A1 A2 B1 B2, ये हमारा देखो डेल्टा हो गया। फिर हमने डेल्टा 1 डिफाइन किया। डेल्टा 1 में क्या करना है, ध्यान समझना, जो डेल्टा डिटर्मिनेंट है उसमें A1 A2 को रिप्लेस कर दो C1 C2 से, ये आ गया। और डेल्टा 2 डिटर्मिनेंट क्या है, उसमें इस वाले डेल्टा डिटर्मिनेंट में, डेल्टा में B1 B2 को रिप्लेस कर दो C1 C2 से, तो ये डेल्टा 2 आ गया। अब 3 डिटर्मिनेंट डिफाइन हो गए, कौन कौन से, एक डेल्टा 1, एक डेल्टा 2, ठीक है, डिफाइन हो गए। अब जानते हो x की वैल्यू ये है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, और y की वैल्यू है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो अब अगर मैं ऊपर कुछ भी ना बताऊं, देखो ये डायरेक्ट, यहां से देखो ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है, तो कुछ मत करो, डेल्टा का मतलब समझो, डेल्टा 1 का मतलब समझो, मतलब डेल्टा का मतलब समझो, डेल्टा का, डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा में जहां x का कोफिशिएंट है वहां C1 C2 कर दो, और डेल्टा 2 क्या है, मेरी लैंग्वेज सुनना ध्यान से, जहां x का कोफिशिएंट हो वहां पर C1 C2 कर दो, कांस्टेंट टर्म। और जहां डेल्टा 2 हो, डेल्टा 2 कैसे आएगा, जहां y का कोफिशिएंट है वहां पे C1 C2 से रिप्लेस कर दो। अब तीनों डिटरमिनेंट डिफाइन हो गए, तो x और y हमारा आ गया, सॉल्व हो गया। ऊपर की कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं, ये डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट आ गया। तुम कहोगे इससे फायदा क्या है, इस रिजल्ट से फायदा है, फायदा है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, सीधे आगे एक चीज दिखा रहा हूं, ये देखिए। अब जैसे ये तीन क्या है, ये D1 D2 D3, तो डेल्टा डिफाइन हो गया, देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। फिर देखिए डेल्टा 1 क्या डिफाइन करो, ये A1 A2 A3 की जगह A1 A2 D1 D2 D3 कर दो। डेल्टा 2 क्या है, जहां y के कोफिशिएंट है वहां डिफाइन कर दो ये, ठीक है। और डेल्टा C क्या है, सॉरी डेल्टा 3 क्या है, जहां C1 C2 C3 हो वहां कांस्टेंट टर्म ला दो। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डिफाइन हो गया, देखो ये हमारा आंसर आ गया। देखो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, z की वैल्यू, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है ना कुछ, ये रिजल्ट आ गया। यही क्रैमर्स रूल है।
अब इसमें ये देखेंगे कि कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, बहुत डिटेल में बताऊंगा। कोई आपको मैथ्स टीचर नहीं बताएंगे इतना डिटेल में जितना डिटेल में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, नोट करना भी जरूरी होता है। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बता रहा हूं उसको सुना करिए, और खासकर वीडियो लेक्चर्स रिवाइज किया करिए, क्योंकि जो लिखा है वो तो लिखा है, जो मैं बोलता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तो ये अच्छी बात है, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो लाइव लेक्चर्स तो नहीं करते लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को पढ़ते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को। और अच्छी बात यह है कि मेरे मैथ्स के लेक्चर को काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, 170 बच्चे पढ़ रहे हैं। और केमिस्ट्री तो करीब करीब मैंने देखा था करीब 324 हाईएस्ट था वीडियो देखने का, 324 लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और 170 लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है ये, कम से कम बच्चे पढ़ तो रहे हैं। और जो रेगुलर रहेगा मैं उसके चांसेस काफी ब्राइट कर दूंगा। जेई मेंस तो कोई टेंशन नहीं है, जेई एडवांस के चांसेस ब्राइट कर दूंगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट मेरे पास है ना, 2/3 तो वर्क मैं करवा ही लूंगा तुमसे, 2/3 वर्क। और याद रखिएगा मैं मैथ्स में बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं काफी, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो गया था, मैं काफी चीजें कलेक्ट करता हूं, उसको देखता हूं, अपनी लैंग्वेज में पुरानी चीजें याद करता हूं मैं कैसे बताता था, और तब मैं पढ़ा रहा हूं। मतलब मैथ्स में मैं हर चीज एक बार पहले खुद प्रैक्टिस कर लेता हूं, क्योंकि बीच में 8-10 साल मैंने नहीं पढ़ाया ना मैथ्स। पहले सॉल्व करके दिखाया, फिर उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया, पहले सॉल्व करके दिखाया, फिर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। देखिए अगर आप सिर्फ डिटर्मिनेंट, मेरी बातें भी सुनते जाइएगा, लिखते जाइए और मेरी बातें भी सुनते हैं, अगर सिर्फ आप डिटर्मिनेंट फॉर्म जानते हैं तो भी गलत है। आपको ये पता होना चाहिए रिजल्ट कैसे आया। मैं फिर बता दूं, नॉर्मली स्कूल टीचर, कोचिंग टीचर, मैथ्स के टीचर नॉर्मली रिजल्ट लिख देते हैं, क्रैमर्स रूल में ये कर लेना। अरे क्यों कर ले भाई, कैसे आया ये, क्यों कर ले? हम तो नहीं करेंगे, हम पहले समझेंगे वो रिजल्ट क्यों आया ऐसा, तब जाके हम करेंगे। मैंने आपको जब डिफरेंशिएशन बताया था तो भी बताया कि डिफरेंशिएशन ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल तरीके से एक्सपेंड करने में करोगे तो वही रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा देखो, केमिस्ट्री मैंने आपसे कहा ना कि 20 सालों से लगातार पढ़ा रहा हूं, एकदम टच में हूं। मैथ्स का बीच में मैं टच में नहीं रहा, तो मैथ्स में मैं बस एक काम कर रहा हूं, वो ये कि ज्यादा से ज्यादा सवाल कराने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा सवाल, उससे फायदा होगा।
कि कहीं मैं आउट ऑफ टच भी हूं, वीक भी हूं, तो तुम ज्यादा सवाल करोगे, कॉन्सेप्ट तुम्हारे ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। जिन लोगों ने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका ले लो और एक बार ये ऊपर का ले लो। पहले इतना ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अब इसका। ठीक है, तो अब जो ये नोट कर लो, ये पहले 3 वाला, 3 वाला रिजल्ट यही है। अभी वो साइड वाली चीज मत नोट करना, ये पूरा नोट करेंगे, ये पूरा नोट करेंगे। देखिए, कोई पूछे डेल्टा 1 क्या है, कोई पूछे डेल्टा 1 क्या है, तो बोलना कि जो डेल्टा में ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो रिप्लेस्ड बाय d1 d2 d3 कांस्टेंट d1 d2 d3, ये ठीक है ना। कोई पूछे डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा 2, तो डेल्टा इसमें कोफिशिएंट ऑफ y रिप्लेस्ड बाय d1 d2 d3। कोई पूछे डेल्टा 3 क्या है, तो डेल्टा में रिप्लेस्ड बाय सॉरी कोफिशिएंट ऑफ z रिप्लेस्ड बाय d1 d2 d3। तो ये मतलब इक्वलिटी नहीं साइन लगाना चाहिए मुझे, ये जो है ना, ये डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा में ऐसे चेंज करके ला दो, ये साइड में लिख लीजिएगा। डेल्टा 1 का मतलब क्या है, डेल्टा 2 का मतलब क्या है, डेल्टा 3 का मतलब क्या है। डेल्टा हमेशा आपके रहना चाहिए। व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा में वो कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3 नहीं रहेंगे। डेल्टा 1 में डेल्टा 1 x की वैल्यू देगा, तो x के कोफिशिएंट हटाकर d1 d2 d3 लिख दो। डेल्टा 2 y की वैल्यू देगा, तो डेल्टा में जहां y का कोफिशिएंट है b1 b2 b3 उसको हटा दो, उसकी जगह d1 d2 d3 कर दो। डेल्टा 3 हमको z की वैल्यू देगा, डेल्टा 3 हमको z की वैल्यू देगा। तो जब डेल्टा 3 हमको z की वैल्यू देगा, तो क्या करो, उसमें z का कोफिशिएंट जो है c1 c2 c3 उसको रिप्लेस कर दो, किससे, d1 d2 d3 से। अब आपके पास 4 डिटर्मिनेंट आ गए, एक डेल्टा, फिर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो यही डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिखा है। इस पे एक सवाल जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, तो एक सवाल रहता ही रहता है, सीधा सीधा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अभी नॉन होमोजीनियस का मतलब समझा दूंगा। अभी होमोजीनियस बताऊंगा ना, तो नॉन होमोजीनियस समझा दूंगा कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस किसको बोलते हैं। अभी उस लैंग्वेज से परेशान मत होना। ठीक है, सब लोग समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट, मैं इससे पहले की कुछ कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट बताने जा रहा हूं, किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज करे, किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज करे।
अभी तो सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी सिखाई है, सिंबल्स के फॉर्म में कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए अब आते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं कि कॉन्सिस्टेंट क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है। तो चलिए पहले आप मुझे बताइए, किसी को अगर पता हो तो मुझे बताए, किसी को पता हो तो मुझे बताए कि कॉन्सिस्टेंट क्या होते हैं और इनकॉन्सिस्टेंट क्या होते हैं। किसी को पता हो तो मुझे बताए, टूटा फूटा जो भी पता हो। कॉन्सिस्टेंट क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। एक बच्चे ने, इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए अब देखिए, मैं तुमको दोनों तरह से इसको सिंपल तरीके से बताता हूं। यहां मैंने अच्छा वर्क कर रखा है, देखिए देखिए पहले इस पार्ट को समझिए। देखिए क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा सब लोग, जैसे एक लाइन ये लिखी है, ये एक स्ट्रेट लाइन ये है, डिग्री 1 है इसलिए स्ट्रेट लाइन है। अगर a1/a2, ध्यान दीजिएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ये रेशियो है तो इन दोनों को सॉल्व करने पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएगा। क्यों आएगा बताने जा रहा हूं। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, रेशियो अगर इक्वल है x के कोफिशिएंट का, y का और कांस्टेंट टर्म का, तो इन दोनों को सॉल्व करने में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएगा। असल में ऐसा क्यों हुआ है वो फील करा दूं। देखिए जरा, एक मैंने एग्जांपल लिया, ये 2x + 3y = 5 और दूसरा है 4x + 6y = 10। तो देखिए 2/4, 3/6 और 5/10 ये इक्वल है, हाफ आ रहा है 1/2। असल में जानते हो ये इसका मतलब क्या है, रेशियो पे मत जाओ, इसका मतलब जानते हो, इसमें अगर 2 कॉमन ले लो, इस वाले में 2 कॉमन ले लो तो ये आएगा 2x + 3y = 5। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मैं ग्रीन कलर से अब लिख रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है ये और जो ये इक्वेशन है वो असल में सेम है, सेम स्ट्रेट लाइन है। अगर रेशियो सेम है तो इसका मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई करके उसी इक्वेशन को लिख दिया गया है। मेरी लैंग्वेज सुनिएगा, एक नंबर से मल्टीप्लाई करके उसी इक्वेशन को लिख दिया गया है। तो जब इक्वेशन सेम होगी तो इसका मतलब है दोनों को प्लॉट करोगे तो वो क्या होगा, ओवरलैप करेगी। ये लाइन देखिए, मैंने स्पेशली ये डायग्राम ढूंढा है, ये देखिए लाइन ओवरलैप कर रही है। थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं इसको, ये देखिए लाइन ओवरलैप कर रही है। अरे जब लाइन सेम है तो वो ओवरलैप तो करेगी ही ना। तो जब ओवरलैप करेगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो जाएंगे इसमें, इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही सोल्यूशन होता है। भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट है जिसपे दोनों लाइन सेटिस्फाई कर रही हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ध्यान सुनिए, लैंग्वेज सुनिएगा, मेरी लैंग्वेज बहुत सुना करिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही वो पॉइंट है जो दोनों लाइन पर है, इसलिए वो कॉमन सोल्यूशन है। तो मेरा कहना है यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनफाइनाइट आएंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गया। वजह भी कि मैंने कहा अगर रेशियो सेम है तो मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब दूसरा ध्यान दीजिएगा, ये है अगर वो रेशियो a1/a2 इज नॉट b1/b2, इक्वल नहीं है पहले ही रेशियो। अब c1/c2 कुछ भी हो,
C1/C2 कुछ भी हो, वो A1/A2 से इक्वल हो सकता है, वो B1/B2 से इक्वल हो सकता है, वो C1/C2 अलग भी हो सकता है, मतलब C1/C2 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कुछ भी हो। लेकिन अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है लाइन डिफरेंट आएंगी, तब पॉइंट ऑफ लाइन डिफरेंट होंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होगा, इसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। यूनिक मतलब वन सोल्यूशन। अब देखिए वो ये केस है, वो ये केस है, थोड़ा इसको बड़ा करके दिखा दूं, वो ये केस है। अब अलग अलग लाइन है, अलग अलग लाइन है, अलग अलग लाइन होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होगा। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होगा तो ऐसी सिचुएशन में अब जब पॉइंट ये, तो यही आपका यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो यूनिक सोल्यूशन, तो एक केस देखा जिसमें ओवरलैप कर रहा था, जब ओवरलैप करेगा तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस जब ओवरलैप करेगा। और जब ओवरलैप नहीं करेगा, जब ओवरलैप नहीं करेगा मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो अब देखिए, अब याद रखिए, अगर मैनी सॉल्यूशंस है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, कलर चेंज कर रहा हूं, अगर मैनी सॉल्यूशंस हैं मतलब सॉल्यूशन है, कॉमन पॉइंट है, या यूनिक सॉल्यूशन है मतलब है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इसका मतलब है ये सॉल्यूशन दे रहा है, इसका मतलब है ये सॉल्यूशन दे रहा है। इन दोनों केस में चाहे सॉल्यूशन से इनफाइनाइट हो चाहे यूनिक हो, ये सॉल्यूशन दे रहा है, तो इसको बोला गया कंसिस्टेंट। कहते ना उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, मतलब लगातार परफॉर्मेंस दे रहा है, कम या ज्यादा। कंसिस्टेंट बहुत सुंदर शब्द है, ये इसका मतलब है परफॉर्मेंस कंटिन्यूटी है उसमें, खराब या अच्छी वो एक अलग बात है, बट पार्टिसिपेशन है। ठीक, अब तीसरा केस आइए, इस पे आते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर A1/A2 ये रेशियो तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 से इक्वल नहीं है। मैं इसको समझा भी देता हूं, जैसे ये है, देखिए ये एग्जांपल ये है 2x 3y, कलर चेंज कर देता हूं, 2x 3y = 5 है, और ये 4x + 6y = 11 है। नीचे वाले को देखो 2 कॉमन ले लो, तो 2x + 3y ये आ गया 11। तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2x + 3y हो गया 11/2, तो ये 5.5 है। तो ऊपर आप कह रहे हो कि 2x 3y 5 है और नीचे कह रहे हो 5.5, ये कौन सी बात हुई। ऐसा कोई एक्स वाई नहीं है जिसके लिए दोनों बातें सेटिस्फाई करे, ऐसा कोई एक्स वाई नहीं है जिसके लिए दोनों बातें सेटिस्फाई करे। मेरी लैंग्वेज सुनिएगा, आप कह रहे हैं एक बार ऊपर आप कह रहे हो 2x 3y 5 है और नीचे कह रहे हो 2x + 3y = 5.5 है, मतलब 5.5। अरे एक बार कुछ और, ऐसा कैसे हो जाएगा, और वही 2x 3y। इसलिए अब इनका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो अब देखिए इस तरह का ग्राफ आएगा, बड़ा कर दूं, ये पैरेलल लाइंस आएंगी। बताऊं क्यों, देखिए पैरेलल लाइंस क्यों आएंगी, जरा आप इसको स्लोप के टर्म्स में समझ सकते हैं। मैंने कहा 2x 3y = 5, ये तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 3y = -2x + 5, तो y क्या आ जाएगा, y हो जाएगा -2/3x + 5/3। ये तो देखिए स्लोप ये है m, और दूसरा मैंने क्या लिया था लाइन, मैंने लिया था 4x + 6y = 11, तो 4x + 6y = 11, तो इसको ये हो जाएगा y = -4x + 11 और डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा -2/3x और ये आ जाएगा 11/6। अब देखिए स्लोप m, तो देखिए m सेम आ रहा है, स्लोप सेम है, y इंटरसेप्ट अलग अलग है, तो स्लोप सेम है। जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये मैथ थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ये देखिए स्लोप सेम है,
थीटा, टेन थीटा, और वाई इंटरसेप्ट अलग अलग है, वाई इंटरसेप्ट अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ वाई इंटरसेप्ट ये है, और एक और लाइन है, इसका भी स्लोप सेम है, थीटा वही है, वाई इंटरसेप्ट अलग अलग है, तो लाइन पैरेलल होगी। लाइन पैरेलल होगी तो कभी भी, लाइन पैरेलल होगी तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लाइन पैरेलल होगी तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये देखिए नो सॉल्यूशन, कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे सिस्टम इज सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट। सॉल्यूशन नहीं दे रहा है भाई, सिस्टम इज सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट। तो पहले मैंने ये तुम्हें दूसरे तरीके, अभी मैंने इसमें डिटर्मिनेंट नहीं यूज किया, मैंने ये बताया कि असल में कब कंसिस्टेंट आता है कब नहीं आता है, वो रेशियो सेम होने से क्या मतलब है वो भी तुमको समझाया। पहले इतना नोट करेंगे, एक एक करके, ये यहां से नोट करिए, इंपॉर्टेंट जो लिखा है यहां से नोट करिए, और थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये फटाफट लिखिए। 3 केस हैं भाई, एक ये 1, एक ये 2, ये 3, 3 केस हैं। हाँ भैया ग्राफ भी नोट करना, काहे नहीं ग्राफ किस खुशी में नहीं नोट करोगे, ग्राफ भी नोट करना है, ग्राफ ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही तो फील करा रहा है क्या हो रहा है। अरे रफली बना लो उसको, ये आप लोग जब टेलीग्राम चैनल देखते हो उसमें मैं 11th क्लास में वो पढ़ा रहा हूँ APGPHP सीक्वेंसेस एंड सीरीज, तो उसके वीडियो लेक्चर्स पढ़े रहते हैं, उसको भी पढ़ लिया करो, उसमें बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल बताए हैं। 11th क्लास की चीज आपकी रिवाइज भी हो जाएगी, ये भी फायदा आपको होगा, 11th का रिवाइज हो जाएगा और जो मुझसे आर्टिकल सीखना है वो भी सीख जाओगे। जल्दी नोट करिए, टाइम बहुत कम बचा है इसमें, बस 1 मिनट बाकी है इस मीटिंग में, 1 मिनट बाकी है इस मीटिंग में। ये भी नोट करिएगा, ये वाला पोर्शन, ये भी नोट करिएगा।